नमस्कार, गुड इवनिंग। रात 9 बजते ही दिन भर की तमाम अहम खबरों को डिकोड करने के लिए फिर से हाजिर हूं मैं पुनीत पाठक। क्योंकि खबरें केवल उतनी नहीं जितनी दिखती हैं, बल्कि हर खबर के पीछे छिपी होती है एक असल खबर, और इसे डिकोड करते हैं हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड खबर A to Z की। और आज सबसे पहले उस मुद्दे की बात जिस पर दिन भर सबसे ज्यादा गहमा गहमी रही। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की आज भी ईडी के सामने पेशी हुई, और इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने AICC दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ खास रहा, देखिए। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी से पूछताछ का तीसरा दिन, और आज का दिन भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। पूछताछ के खिलाफ दिल्ली में हुए प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों के नेता भी शामिल हुए। राष्ट्रीय मुख्यालय से राहुल गांधी के साथ बाहर निकले नेताओं को पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी लोग मुख्यालय के बाहर सड़क पर बैठ गए। धरने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर कुछ इस तरह निशाना साधा। जो राष्ट्रवाद है वो आयातित राष्ट्रवाद है, और उस राष्ट्रवाद में यही है कि जो भी विरोध में हो उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, रौंद दिया जाए। जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं उसे किसी न किसी मामले में फंसाकर उसके मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है। उस अखबार को बचाने के लिए सोनिया जी, राहुल जी ने जो कदम उठाए हैं उसको ये मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को कांग्रेस एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है। अब इसका कितना फायदा कांग्रेस को होता है, ये वक्त बताएगा। तो राहुल गांधी से पूछताछ का तीसरा दिन, कांग्रेस के प्रदर्शन का भी तीसरा दिन, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से आगे आकर लाइमलाइट में दिखे। कांग्रेस के प्रदर्शन और सीएम भूपेश बघेल की भूमिका, जरा इस बात को डिकोड करते हैं। कांग्रेस इन प्रदर्शनों के जरिए विक्टिम कार्ड खेल रही है। वो ये देश को जताना चाहती है कि उसके नेता को बेवजह परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस राहुल गांधी की पूछताछ को एक पॉलिटिकल इशू बनाना चाहती। सीएम बघेल की अगर बात करें तो इन प्रदर्शनों से बात स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री बघेल राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के समकक्ष हैं। क्षेत्रीय क्षत्रपों में भूपेश बघेल दूसरे क्षत्रपों से कहीं ज्यादा एक्टिव हैं। कांग्रेस आलाकमान उन पर भरोसा करते हैं, उनके करीबी हैं। ये भी तस्वीरें दिखाती हैं, क्योंकि हर प्रदर्शन, हर एक चुनौती में वो सामने होते हैं। कहने का मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही कि मुख्य विपक्षी दल की भूमिका को वो पूरी तरह से एक्सप्लोर करे और 2024 के लिए पार्टी को हर कदम पर मुस्तैद तैयार दिखा सके। वैसे आज दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई और पार्टी मुख्यालय में जो कुछ हुआ, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कार्रवाई को लेकर, इस पर MP के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी रिएक्शन दिया और केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज राजधानी दिल्ली में कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों की पुलिस ने पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान कांग्रेस मुख्यालय में जा घुसे। आरोप है कि इस दौरान वहां मौजूद नेताओं और पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई। इस घटना के लिए MP के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया। तो राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इस घटना की कड़ी निंदा की। आने वाले फांसीवादी व्यवस्था का एक प्रतीक व प्रमाण है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। इस घटना के बाद अब कांग्रेसी विरोध को तेज करने की रणनीति बना रहे हैं। कल गुरुवार को राजभवन घेराव, तो 17 जून को जिलेवार विरोध प्रदर्शन की तैयारियां तेज हो गई। तो ये जो पूरा सियासी घमासान, इसके केंद्र में राहुल गांधी हैं, और कांग्रेस के लिए राहुल की शख्सियत क्या है, इसे आप इन 3 दिनों में बहुत बेहतरी से देख समझ रहे होंगे। पार्टी का हर बड़ा नेता राहुल गांधी के लिए सड़क के ऊपर जद्दोजहद करता दिख रहा है। पुलिस की लाठियों से बेफिक्र नेता और कार्यकर्ता कुछ भी कर गुजरने पर उतारूं। लेकिन पार्टी मुख्यालय में जिस तरह सूरत हाल बने, क्या उसके सच में जरूरत पड़ती? क्या उसकी वाकई आवश्यकता है? अगर नहीं तो फिर ऐसा क्यों हुआ, इस बात को भी डिकोड कर लें। लगातार तीसरे दिन पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करती नजर आई।
इस पूछताछ से पहले जैसे ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विरोध या मोर्चा खोलते प्रयास करते, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान उनको रोकने पहुंच गए, लेकिन जब नहीं माने तो उन पर लाठियां भांजी गई। आरोप तो यह भी है कि अर्धसैनिक बलों के जवान कांग्रेस के मुख्यालय तक जा घुसे और वहां मौजूद नेताओं पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। नेताओं ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। खैर, जनता बेहतर समझती है, जानती है। जनता के बीच में कांग्रेस के विरोध का असर क्या होता है, कितना यकीन वो कर पाती है, यह वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त हम बात भारतीय जनता पार्टी की करेंगे और मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां सबसे बड़ा मुद्दा है उम्मीदवार का चयन। बीजेपी ने इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव को मेयर प्रत्याशी घोषित किया, रतलाम से प्रहलाद पटेल का नाम फाइनल किया और ग्वालियर पर लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार सुमन शर्मा के नाम की घोषणा हुई। IBC 24 की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी। पार्टी ने इंदौर से जहां अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे पुष्यमित्र भार्गव को मेयर प्रत्याशी बनाया, तो वहीं रतलाम से बीजेपी ने प्रहलाद पटेल को मेयर उम्मीदवार घोषित किया। जबकि ग्वालियर सीट को लेकर भी पार्टी ने स्थिति साफ कर दी। पार्टी ने सुमन शर्मा को मेयर प्रत्याशी घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं की पार्टी बनने जा रही है और युवा नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब विश्वास जता रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब पार्टी पार्षद की टिकटों को लेकर मशक्कत कर रही है। बीजेपी प्रदेश दफ्तर में भोपाल कोर ग्रुप की बैठक में पार्षदों के नामों पर अंतिम मोहर लगी। हमारी पार्टी की अपनी रणनीति है और उसके तहत तय हो रहे हैं। बहुत जल्द आपको अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे। बीजेपी ने सभी 16 नगर निगमों के लिए मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पहली सूची में 13 प्रत्याशियों के नाम थे, इसके बाद 2 और अंत में ग्वालियर मेयर प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई है। तो कहने का मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी जहां 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ था, इसमें वो निर्णय ले चुके हैं। 16 में से पहले 15 के नाम घोषित हुए थे, लेकिन 13, 3 और अंत में जो एक बचा था उसका भी सवाल, उसका भी जवाब आज उन्होंने दे दिया। लेकिन इस पूरी कवायद के पीछे क्या छिपा हुआ है, जरा इस बात को समझ लें, डिकोड करते हैं। ग्वालियर सीट पर महापौर प्रत्याशी का नाम आम सहमति इस पर नहीं बन पा रही थी, क्लियर है। नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक पेज पर नहीं थे। दोनों अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते थे। मामला आलाकमान तक पहुंचा, केंद्रीय नेतृत्व तक ये पूरा संघर्ष पहुंचा और देर से सही लेकिन मामला सुलझ गया। अब कोई ना कोई एक पक्ष जरूर इसमें निराश हुआ होगा। असर क्या होता देखेंगे। देखना यह भी होगा कि नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह की तैयारी पार्टी कर रही है, जितनी कवायद कर रही है, इसमें और कितनी नाराजगियां झेलनी पड़ेंगी। वैसे जितनी बड़ी पार्टी उतने ज्यादा टिकट के दावेदार, उतनी ज्यादा दिक्कतें, उतनी ज्यादा भितरगात। मुसीबत का सामना बीजेपी को जबलपुर में भी करना पड़ रहा है। खुलकर कार्यकर्ता अब घेराव करने लगे। जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस वार्ड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद राकेश सिंह के बंगले का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने बाहरी प्रत्याशियों को टिकट देने का विरोध करते हुए स्थानीय कार्यकर्ता को ही टिकट देने की मांग की और ऐसा न होने पर पार्टी को खामियाजा भुगतने की चेतावनी भी दे डाली। अगर पार्टी किसी अन्य बाहर के व्यक्ति को टिकट देती है तो हम लोगों के लिए और भी रास्ते खुले हुए हैं। सांसद राकेश सिंह से मुलाकात के दौरान कार्यकर्ताओं ने अल्टीमेटम दिया, जबकि राकेश सिंह ने दावेदारों की मांग को जायज बताया। जब किसी एक का फैसला होता है तो थोड़ा मन में बेचैनी होती है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको ये अधिकार है कि वो अपनी बात रखे। जबलपुर में 79 वार्डों में से हर वार्ड में कई दावेदार टिकट मांग रहे हैं। देखना यह है कि पार्टी टिकट वितरण के बाद डैमेज कंट्रोल कैसे करती है। तो बाकी के चुनाव में जो अपने बड़े नेताओं के लिए छोटे मोटे काम करते हैं, हर स्तर पर निचले स्तर के ऊपर काम करते हैं ना साहब, ये चुनाव उनका है और उनको टिकट चाहिए होता है और टिकट वितरण हर पार्टी के लिए दुविधा लेकर आता ही है। एमपी निकाय चुनाव में अब साफ दिख रहा, अनुशासन की बात करने वाली बीजेपी के सामने दुविधाएं कम नहीं हैं। जबलपुर में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन इसकी एक कड़ी है, एक उदाहरण है। अब जरा इस बात को डिकोड करते हैं कि ऐसे हालात से निपटे कैसे। सीधी सी बात है, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति। टिकट एक है, दावेदार कई हैं, क्योंकि कई कार्यकर्ता एक क्षेत्र में काम करते हैं। पार्टी के सामने असमंजस तो है, पार्टी को बगावत के तेवर भी झेलने पड़ेंगे और उनको वक्त पर रहते सुलझाना भी पड़ेगा। कुल मिलाकर पार्टी में फिलहाल असंतोष है, स्पष्ट दिख रहा है और पार्टी नेता स्वीकारते हैं। ऐसे में टिकट के दावेदारों के बीच में समन्वय बनाने की जिम्मेदारी अब जाहिर तौर पर बड़े नेताओं को मिलने वाली चुनौती तो है। चलिए अब देखते ये हैं कि बीजेपी इसमें किस नेता को किस इलाके में कितनी बड़ी जिम्मेदारी देती है। और अक्सर ऐसा होता है, जानते हैं हम, बड़े नेताओं को भी जिम्मेदारी मिलेगी कि आप बनाएं अपने यहाँ के नेताओं को।
अब बात कांग्रेस पार्टी के आगे के कार्यक्रमों की। कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर के बाद छत्तीसगढ़ समेत सारे देश में राज्यों के भीतर उसी स्तर के चिंतन शिविर का आयोजन शुरू हो चुका है। इसमें कांग्रेस पूरी तरह से संगठन की मजबूती, युवाओं पर फोकस करती दिख रही। रायपुर में नव संकल्प शिविर का आयोजन हुआ उदयपुर के बाद, और अब यह जिला स्तर तक पहुंच गया, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ चुका है। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा भी पूरी तरह जोर लगा रही है। एक तरफ केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां, योजनाएं बता रही है, तो बीजेपी अपनी विचारधारा, संगठन का कामकाज 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए इन प्रशिक्षण शिविर में लोगों तक, यानी अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचा रही है। भाजपा रायपुर शहर और ग्रामीण तीनों दिवसीय प्रशिक्षण शिविर करते हुए 17 जून से अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगी। अब देखते हैं कि वो इसमें कितनी कामयाब होती है, क्योंकि पूरे देश में एक तरफ और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बीजेपी के हालात अलग हैं। चुनाव में वैसे 1.5 साल का वक्त है और दोनों ही दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। इन शिविरों का लक्ष्य और इन शिविरों की जो और जिस तरह की स्थिति है, जरा हम इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो सत्ता में दोबारा काबिज हो। बीजेपी की कोशिश है कि वो सत्ता में वापसी करे। कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर लेना चाहती है, कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाकर रखना चाहती है, तो इधर बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कवायद करे, क्योंकि यहां सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने ही है। चलिए, अगर आप इसमें देखें, सीधी सी बात है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों किसी भी कीमत पर अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। किसके शिविर में, प्रशिक्षण में या शिविर में कितनी कामयाबी मिलती देखेंगे। अब बात उस मुद्दे की जो सारे देश में चर्चित रहा, वो है नूपुर शर्मा का विवादित बयान। इस पर सियासत नहीं थम रही। छत्तीसगढ़ में देखें तो नूपुर के बयान पर, हंगामे पर कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नूपुर शर्मा का विवादित बयान बीते कुछ दिनों से चर्चा में है। बयान की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में उग्र प्रदर्शन हुए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल भी दिखी। साथ ही नूपुर के विवादित बयान पर बयानबाजी का सिलसिला अब तक थमा नहीं है। जातिवाद को लेके लोगों को लड़ाने का काम, हिंदू मुस्लिम ऐसे भाई भाई में लड़ाने का काम जो भाजपा सरकार कर रही है, ये कांग्रेस का पक्ष था। अब मौका बीजेपी के तर्क को जानने का है। जितने पत्थर चलाने वाले हैं, जितने आग लगाने वाले हैं, जितने नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग। कहने का मतलब है कांग्रेस हिंसा के लिए बीजेपी को दोष दे रही है, तो बीजेपी के हिसाब से कांग्रेस का रिश्ता हंगामा करने वालों से। तो साहब, नूपुर ने कब एक डिबेट में बात की थी, नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर एफआईआर हो चुकी, पार्टी उनको निकाल चुकी। सवाल ये उठता है कि इस पर अब तक बयानबाजी क्यों? जरा इस बात को भी समझ लें, डिकोड करें। विपक्ष विवादित बयान के मुद्दे पर, हंगामों पर केंद्र को कटघरे में खड़ा करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। विपक्ष चाहता है कि मुद्दा ज्यादा से ज्यादा लंबा खिंचे, केंद्र और सत्ताधारी दल बैकफुट पर इस पर नजर आए। विपक्ष आरोप लगाएगा तो उसका पलटवार होगा ही होगा, और इस पर ही राजनीति चलती रहेगी। राजनीति दोनों पक्षों को अपने अपने हिसाब से चलानी भी है, लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि ऐसे बयान फिर से ना आ जाएं कि जिससे पूरे देश का माहौल बिगड़े, खराब हो, क्योंकि ये नुकसान पार्टियों का नहीं, देश का होगा। वैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जिंदगी की जंग जीतने वाले एक राहुल से मुलाकात की। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती राहुल साहू को, जिसे 105 घंटे की मशक्कत के बाद 60 फीट की गहराई से निकाला गया था, उसका हाल जाना। सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली से रायपुर लौटे और रायपुर एयरपोर्ट से सीधे बिलासपुर रवाना हो गए। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल ने अपोलो अस्पताल पहुंचकर राहुल साहू से मुलाकात की। सीएम बघेल ने अपोलो अस्पताल के डॉक्टर से राहुल के स्वास्थ्य की जानकारी ली और राहुल के परिजनों से भी मिले। 11 साल का राहुल साहू मूक बधिर है, जो जांजगीर का रहने वाला है। बीते शुक्रवार दोपहर वो बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था, जिसे 105 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सकुशल बाहर निकाला गया है। तो राहुल बाहर आ चुका। आप इसे इस मायने में भी देख सकते हैं कि पूरी टीम का मिलकर प्रयास, राहुल की जिजीविषा, उसकी किस्मत, और सबसे बड़ी बात यह कि जब सबने अथक प्रयास किया तो फिर कहीं ना कहीं कुदरत ने भी दुश्वारियों के बीच साथ दिया। लेकिन ऐसे गड्ढों में गिरने से बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी क्या केवल सरकार की है? जरा ये बात आपको भी सोचना चाहिए
क्योंकि इतने बड़े रेस्क्यू अभियान के बाद अभी भी ना तो खुले गड्ढे पूरी तरह समाप्त हुए और ना इस तरह हादसों की चुनौती समाप्त हुई। और यह खबर जगदलपुर से है। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र का आगाज हो चुका है। आप तैयारी कर चुके हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने की। इस बीच अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग पर धरने पर बैठ गए। ये तस्वीरें बस्तर संभाग के जगदलपुर की हैं, जहां नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक धरने पर बैठे हैं। अहम बात यह कि अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन को बीजेपी का समर्थन मिल रहा है। आज बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने आंदोलनकारी अतिथि शिक्षकों से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। केवल सरकार का फोकस केवल 250 स्कूल पर है। पूरे प्रदेश में लगभग 48,000 से ऊपर स्कूल हैं। उन स्कूलों की चिंता इस सरकार को नहीं है। वहीं पूर्व मंत्री के आरोपों को कांग्रेस ने निराधार करार दिया और पलटवार भी किया। केदार कश्यप 15 साल में बस्तर को बर्बाद किया था, बस्तर को बिगड़ दिया था। ये किस मुंह से गया? 3000 स्कूल बंद करने वाला। राजनीति तो होती रहती है, लेकिन मुद्दा पढ़ाई के बाधित होने का है। सूबे में नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन निश्चित तौर पर शासकीय स्कूलों की पढ़ाई पर असर डालेगा। तो ना तो धर्म पर ना एजुकेशन पर, कम से कम इन पर तो सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में हर चीज पर सियासत होती है। अगर मुद्दा शिक्षा से जुड़ा हो तो चिंता और आपकी हमारी बढ़ जाती है। बस्तर संभाग के जगदलपुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठे अतिथि शिक्षकों की असल समस्या है क्या, जरा इसको डिकोड करते हैं। धरने पर बैठे अतिथि शिक्षकों की ओर से पिछले लंबे वक्त से नियमितीकरण की मांग होती रही। ये अतिथि शिक्षक चाहते हैं कि उन्हें नियमित कर दिया जाए। यही कारण है कि वो लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनके इस आंदोलन का असर होगा। लेकिन सच ये भी है कि आंदोलन अगर यूं ही चलता रहा तो इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा, क्योंकि अब ये पढ़ाई शुरू होने वाली है और लंबे वक्त के बाद ये ट्रैक पर आए, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। अगर दूसरे पहलू पर गौर करें तो राज्य सरकार इनको नियमित करती है तो सरकार पर अतिरिक्त बोझ जाहिर तौर पर पड़ने वाला। खैर, हम इतना ही कह सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई पर किसी भी सूरत में असर ना पड़े, ये शिक्षकों को भी सोचना चाहिए और निश्चित तौर पर उनकी मांग पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लेना चाहिए वक्त रहते। अगली खबर जो है साहब, वो आपको हमको अंदर तक झकझोरेगी। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से खबर मिली। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई। एक प्रेमी जोड़ी को ग्रामीणों ने सरेआम निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया। देखें। कोंडागांव के उरंदा बेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बड़गई में ग्रामीणों ने एक प्रेमी जोड़े को पकड़ लिया और फिर उन्हें निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया। इसके बाद इस घटना की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी डाल दिया गया। ये अच्छी बात नहीं है। समाज इसका जो विरोध करता है, जिसने भी ये जो अपराध किया है वो घोर अपराध है, उसको दंड मिलना चाहिए। ये घटना बीते शनिवार की बताई गई। कोंडागांव पुलिस को सोमवार शाम को इसकी जानकारी मिली। पुलिस ने पीड़ितों से पूछताछ के बाद 8 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया, जिनमें से अब तक 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। घटना शर्मसार करने वाली है। देखना होगा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हो पाती है। तो ये बात आप अच्छी तरह समझते हैं कि इस तरह की घटना पूरे प्रदेश और देश के लिए एक शर्मनाक घटना है। इस विक्षिप्त मानसिकता को क्या और कैसे आप डिकोड कर सकते हैं? कोई भी तर्क, कोई भी राय, कोई भी ऐसी तथ्य जो है वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। आखिर आप हम जा कहां रहे हैं? कानून अपना काम करे, कानून इनको सबक सिखाए, कानून अपनी तरफ से इनको जो चाहे सजा दे, लेकिन मूल बात यह कि ऐसे लोग ऐसी सोच के साथ आज भी आपके हमारे बीच में। तो क्या आप विकास को लेकर, क्या आप आगे बढ़ने को लेकर इस तरीके की बातें समझ सकते हैं? क्या आप इस तरीके की चीज़ों के बारे में सोच भी सकते हैं कि आज भी हमारे समाज में लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं? चलिए कुछ और एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, इनको भी जरा हम समझ लें। जबलपुर में कई कर्मचारियों ने चुनावी ड्यूटी से बचने के बहाने ढूंढे हैं। अब ये बहाने की सच्चाई वो जाने, लेकिन सवाल इस पर उठ गया।
जबलपुर जिला प्रशासन ऐन चुनाव के वक्त कई कर्मचारियों के बहाने से तंग आ गया। इलेक्शन ड्यूटी से नाम कटवाने के लिए अब तक 510 आवेदन आ चुके हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने बीपी, शुगर जैसी मामूली बीमारियों का हवाला देकर छुट्टी की अर्जी लगाई। वहीं कुछ को शादी तो कुछ को तीर्थ यात्रा पर जाना है। ये पुत्र के विवाह के लिए और 25 जून वाले में ना लगी ड्यूटी, इस वजह से अपन ने दिया था। कलेक्टर ने ऐसे बहानेबाज कर्मचारियों को 20-50 के फॉर्मूले यानी 20 साल की सर्विस या 50 साल की उम्र पूरी होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का आदेश दे दिया है। हेल्थ का छोटे से इश्यूज के कारण बता करके छुट्टी लेना चाहता है तो उनको 20-50 का रूल्स पे भी कार्रवाई करने के लिए डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए हैं। बहानेबाजों पर कार्रवाई प्रशासन को करनी है, लेकिन चुनाव के वक्त छुट्टी की अर्जी काम के प्रति कर्मचारियों का रवैया बताने के लिए काफी है। तो चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, हम सब जानते हैं। देश का हर नागरिक, संबंधित विभाग के कर्मचारी अपनी भूमिका निभाते हैं, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए भी। लेकिन जबलपुर में कर्मचारी अपना दायित्व नहीं निभा रहे। क्या और क्यों ये परिस्थितियां बनी, जरा इनको समझते हैं। छुट्टी की मांग करने वाले कर्मचारी अपने दायित्व के प्रति गंभीर नहीं, ऐसा माना जा रहा है। कर्मचारियों को अपनी छुट्टी लेने का अधिकार है, लेकिन अपने देश के प्रति और अपनी ड्यूटी के प्रति कर्तव्य निष्ठा, क्या इसकी परवाह नहीं है? ये सवाल उठा। चलिए इस सवाल का जवाब वो कर्मचारी और उनके विभाग अध्यक्ष बेहतर अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन एक बार विचार उनको जरूर करना चाहिए। न्यूज डिकोड में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे रात को 8:55 पर मुलाकात होगी दिन की अहम खबरों को डिकोड करने के लिए। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।